वजह से हमको आज अपने गणतंत्र को बचाने की जरूरत है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट्स, वकील लोग साथ में आए और हम लोगों ने सोचा कि भाई हम लोगों को इस पर सोच करनी चाहिए कि इस देश के अगर हमको गणतंत्र को बचाना है और इस देश में सभ्यता को बचाना है तो कौन सी वो न्यूनतम बदलाव कानून में, नीतियों में और संस्थानों में जरूरी हैं इस देश के गणतंत्र को बचाने के लिए। और करीब 4 महीने हम लोगों ने फिर 11 बहुत सारे लोग थे इसमें, जस्टिस AP शाह के नेतृत्व में गोपाल गांधी थे, अरुणा रॉय थी, दीपक नैयर जो पूर्व वाइस चांसलर और इकोनॉमिस्ट हैं इस देश के बहुत बड़े, वो थे, ES शर्मा साहब जो सेक्रेटरी रह चुके हैं कई विभागों के सरकार में, वो थे, बहुत सारे लोग थे, कृष्ण कुमार जो कि NCERT के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रभात पटनायक जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, SP शुक्ला जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, बहुत सारे इस तरह के तमाम करीब 40 लोग थे जो कि साथ में आए और जिन्होंने ये तय किया कि अच्छा हम एक दस्तावेज बनाएंगे जिसमें इस देश के गणतंत्र को बचाने के लिए क्या न्यूनतम चीजें हैं जो बिल्कुल जरूरी हैं और जो जल्द होनी चाहिए, उसका हम लोग ब्यौरा देंगे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि अच्छा कौन से ऐसे एरियाज हैं जिसमें कि बड़े बदलाव बहुत अहम और बहुत जरूरी हैं, और हम लोगों ने 11 एरियाज चिन्हित किए। एक तो ये पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जनता की भागीदारी लोकतंत्र में और लोगों की जवाबदेही का मतलब ये जो सरकारी अधिकारी वगैरह की जवाबदेही, चुनावी सुधार, न्यायिक सुधार, जो लोकतंत्र के खिलाफ जो कानून बने हुए हैं जैसे कि UAPA जिसमें लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, बेल भी नहीं मिल पाती, जो बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ कानून बने हुए हैं, सेडिशन का कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जिसका सिर्फ दुरुपयोग करती हैं सरकारें, इन सबको चिन्हित करना। और जो पुलिस में जो बदलाव होने चाहिए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था और जो और बदलाव की जरूरत है, उनके बारे में एक वो था एरिया। एक मीडिया में जो रिफॉर्म्स चाहिए हमको, मीडिया के सुधार, एक एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, खाने के मामले में, और सोशल सिक्योरिटी, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा था। मैं अभी आपको बताता हूँ। एक स्वास्थ्य के एरिया में क्या बदलाव चाहिए, शिक्षा के एरिया में क्या बदलाव चाहिए, किसानी के एरिया में क्या बदलाव चाहिए, पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है। पर्यावरण में क्या, सारे विश्व की रिपोर्ट आई है कि 20 में से 15 जो सबसे पोल्यूटेड नगर हैं वो हिंदुस्तान में है। और दूसरी तरफ एक जिसको हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज को हिंदी में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जिससे कि गर्मी बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से और बहुत सारे चेंजेस होते चले जा रहे हैं, जिससे कई लोग ये मानते हैं कि शायद 50 साल के बाद मानवता मतलब कोई भी इंसान इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाएगा अगर हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया। तो 50 साल में इंसान के लिए इस भूगोल पर जीना असंभव हो जाएगा। इसलिए वो भी एक बहुत अहम एरिया है। और एक और एरिया की जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो अन्य पिछड़े हुए लोग हैं, दलित हैं, चाहे वो जो डिसेबल्ड लोग हैं, उन लोगों के बारे में
क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ये एरियाज हम लोगों ने बनाए। हम लोगों ने हर एरिया में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जिसमें 5-6 लोग थे और उनकी फिर रिपोर्ट आई जो हम लोगों ने सब कंसिडर करी और उसके बाद फिर ये दस्तावेज बनाया गया है जो कि हिंदी में भी अब उपलब्ध हो जाएगा, हमारी वेबसाइट पर भी आ जाएगा। अभी तो ये तो अंग्रेजी वाला दस्तावेज है। तो मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, उसमें आज कई सारे कानून बने हुए हैं। खाद्य सुरक्षा का कानून बना हुआ है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे कानून जो हैं लागू नहीं किए जाते और लोगों को जो मिलना चाहिए, लोगों को कई बार राशन कार्ड भी नहीं मिलता है और राशन कार्ड मिल भी गया तो राशन नहीं मिलता है। तरह तरह की कंप्लेंट होती हैं और उसके बारे में लोग कुछ कर ही नहीं पाते। तो उसके लिए एक पब्लिक ग्रीवांस एक्ट होना चाहिए जिसमें कि लोग कंप्लेंट कर पाएं, जिसमें उनका एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र समिति हो जो उसकी सुनवाई करे, सार्वजनिक तरीके से सुनवाई करे और उसके बाद उसका उस समस्या का निपटारा करे। और जो अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं कानून का उल्लंघन करने के लिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन हो पाए तो वो करना जरूरी है। उसी तरह से विसल ब्लोअर का कानून बना हुआ है। विसल ब्लोअर का एक कानून बना है, लोकपाल का कानून बना है। इन सबको कार्यान्वित करने की जरूरत है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को, जो सूचना के अधिकार का कानून है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसको भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। तो ये सब तो उसमें हो गए। न्यायिक सुधार, देखिए आज अगर हम ये सवाल पूछें कि न्यायपालिका से कितने लोगों को न्याय मिलता है तो उसका ईमानदार जवाब होगा कि शायद बहुत कम, क्योंकि ज्यादातर लोग तो वकील को कर ही नहीं पाते, उनके पास तो वकील के लायक पैसे ही नहीं है। तो अगर उसके खिलाफ कोई गरीब आदमी के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा पुलिस बना देती है तो वो तो बेचारा बस हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है जज के सामने या पुलिस के सामने, वो अपना बचाव भी नहीं कर पाता। जो लोग जिनके पास इतना पैसा है कि वो वकील कर पाए, उनको भी तारीख पर तारीख मिलती रहती है, 10 साल लग जाते हैं। जब फैसला होता है तो कई बार गलत फैसला हो जाता है, क्योंकि या तो जज नासमझ था या जज बेईमान था। तो इसलिए इस न्यायिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार की जरूरत है। एक ग्राम न्यायालय का कानून बना था जिसको आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया और उसमें भी एक गलती इन्होंने ये कर दी। कायदे से तो ग्राम न्यायालय जो बनने थे, जो कि हर ब्लॉक लेवल पर बनने थे, अभी तो तहसील लेवल पर सिविल कोर्ट है, ब्लॉक लेवल पर कोई कोर्ट नहीं है। हम लोग को ब्लॉक लेवल पर ले जाना था और वहां पर भी उस कोर्ट का जो प्रोसीजर होना था वो बिल्कुल इनफॉर्मल होना था, यानी कि बिल्कुल सरल होना था, जिससे कि आम आदमी अपनी बात वहां कह सके बगैर वकील के। लेकिन इन्होंने बाद में उसमें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सब लागू कर दिया, जिसके चलते हुए बगैर वकील के आप कुछ कर ही नहीं सकते, आम आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। तो वो सब ठीक करने की जरूरत है। उसके अलावा कोर्टों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। इतने साल से कम 40 साल से लॉ कमीशन ये दलील दे रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि भाई कोर्टों की संख्या बहुत बढ़नी चाहिए, जज बहुत कम है, वो भी नहीं किया जा रहा, वो होने की जरूरत है। तीसरी बात, जजों के चयन का जो सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अभी ये लोकपाल के चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बात आई परसों, तो सरकार ने बोला कि भाई सर्च कमेटी ने एक शॉर्ट लिस्ट बनाकर और सिलेक्शन कमेटी को भेजी है लोकपाल के लिए। अब मैंने बोला कि भाई जो शॉर्ट लिस्ट बनाई है उसको सार्वजनिक तो करिए,
अगर उसमें कोई बेईमान आदमी शॉर्टलिस्ट में रख लिया गया है तो जनता जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कि भाई ये तो बेईमान आदमी है, इसको लोकपाल नहीं बनाया जा सकता, वो जनता वो इंफॉर्मेशन तो भेज पाए। आप चयन ऐसे ही अंधेरे कमरे में बगैर जनता को कुछ बताए कुछ भी किसी का भी चयन कर लेते हैं। जजों का चयन भी ऐसे ही होता चला जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों का चयन हो जाता है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े संगीन अपराध निकल कर आते हैं, लेकिन कोई बताया ही नहीं जाता कि भाई किस आधार पर चयन हो रहा है, किन लोगों को कंसिडर किया जा रहा है। तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। और ये जजों का चयन सिर्फ जजों के हाथ में या सरकार के हाथ में या एक कोई समिति जिसमें कुछ जज हो कुछ सरकार हो उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। इनका चयन एक बिल्कुल स्वतंत्र और फुल टाइम बॉडी के हाथ में होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस है या जो सिटिंग जज है वो तो अपने काम में इतना व्यस्त होता है कि जजों के चयन के लिए उसको समय नहीं होता। इसीलिए इसमें ये भाई भतीजावाद फिर चलता है। किसी जज को पता है कि भाई हमारा भाई है भतीजा है उसको सेलेक्ट कर लो, वो कहता है मेरा जूनियर था उसको सेलेक्ट कर लो। वो लोग ये तो देखते ही नहीं। अगर 100 जजों का चयन हर साल होना है तो कम से कम आपको 1000 लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा, उसका आपको क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि किस आधार पर आप सेलेक्ट करेंगे। वो सब तो किया नहीं जाता। ऐसे ही बस धक्कम पेल में जो भाई भतीजावाद खूब चलता है तो वो करने की जरूरत है। और जजों के भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उनकी जवाबदेही के लिए भी एक संस्थान होना चाहिए जिनको आप कंप्लेंट कर सकें कि भाई ये जज भ्रष्ट हो गया है, इसके खिलाफ जांच करिए और कार्रवाई करिए। वो भी नहीं किया जाता। तो ये सारे बदलाव न्यायिक सुधार में होने की जरूरत है। उसी तरह से चुनावी सुधार में देखिए ये पैसे का जो खेल चल रहा है इसको कम करने के लिए कम से कम ये तो करते। जब ये प्रधानमंत्री ने बोला कि भाई हमने तो नोटबंदी इसलिए करी क्योंकि हम एक कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं कि लोग सब बैंक के ही जरिए अपना सारा कारोबार करें और नोट के जरिए ना करें। अब आम आदमी तो खैर ये नहीं कर सकता, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को तो आप कह सकते हैं, इलेक्शन कैंडिडेट को तो कह सकते हैं कि भाई तुमको जितना पैसा मिलता है और जो तुम खर्च करते हो सब बैंक के जरिए करो, जिससे कि पूरा पता लगे कि तुमने किससे पैसा लिया और कहाँ खर्च किया, कितना पैसा किससे लिया कहाँ खर्च किया। लेकिन वो कानून नहीं बनाए, उल्टा इन्होंने 3 बदलाव ऐसे कर दिए। पहले एक कानून था कि पॉलिटिकल पार्टियां और कैंडिडेट्स बाहर से विदेशी पैसा नहीं ले सकते। इन्होंने उसको बदल दिया 3 साल पहले। उसका केस अभी मंडे को लगा है सुप्रीम कोर्ट में, हम लोगों ने उसको चैलेंज किया है। उसको बदल दिया और ये कह दिया कि आप विदेशी कंपनी अगर हिंदुस्तान में अपनी सब्सिडियरी कंपनी बना ले तो उसके जरिए आप विदेशी पैसा ले सकते हैं। फिर पहले कानून था कि कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं दे सकती। बल्कि ब्राजील में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि कोई कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी पैसे नहीं दे सकती। हिंदुस्तान में लिमिट थी कि अपने आप प्रॉफिट का 7.5% से ज्यादा नहीं दे सकते। उसको भी बदल दिया और वो लिमिट हटा दी। अब तो आपका मुनाफा हो या ना हो, आप कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टियों को दे सकते हैं। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियां दे सकती हैं, छोटी बड़ी सब कंपनियां दे सकती हैं। तीसरा, ये सबसे खतरनाक, अब इन्होंने तीसरा बदलाव ये किया कि अब जो कंपनियां पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देती हैं वो बिल्कुल गुप्त तरीके से दे सकती हैं कि बैंक से जाके इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लें और वो इलेक्टोरल बॉन्ड 1 करोड़ के भी होंगे, 10 लाख के भी होंगे, नोट की तरह होंगे, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा होता, किसने खरीदा,
किसी का कुछ नाम नहीं है, नोट की तरह 1 करोड़ का नोट है। अब आप बैंक से जाकर आपको अगर 1000 करोड़ रुपए, मान लीजिए ये जो रफाल की जो कंपनी है फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी, अगर भाजपा को 1000 करोड़ का घूस देना चाहती है, 10,000 करोड़ का घूस देना चाहती है, तो सबसे आसान तरीका खोल दिया है कि वो अपनी यहाँ एक सब्सिडियरी बना ले हिंदुस्तान में, जो उनकी बन गई है, और वो कंपनी जाकर 1000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद ले किसी भी बैंक से, और वो 1000 करोड़ रुपए भाजपा को दे दे, और किसी को पता नहीं लगेगा कि ये 1000 करोड़ रुपए भाजपा को किसने दिया। इन्होंने कानून में लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बताया जाएगा, किसी को नहीं बताया जाएगा कि ये पैसा किसने दिया इस पार्टी को। यानी घूस लेने का पूरा रास्ता खोल दिया कि आप ऑफिशियली घूस दे सकते हैं और किसी को पता नहीं लगेगा। और इसी के चलते हुए आज तक जितने इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं, करीब 1000 करोड़ के, 1000 करोड़ से थोड़े ज्यादा, 2000 करोड़ के, 95% इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं सिर्फ भाजपा को दिए गए हैं, और उसमें से 99.9% जो हैं इलेक्टोरल बॉन्ड वो 1 करोड़ या 10 लाख के डिनोमिनेशन के खरीदे गए हैं। यानी कि साफ है कि खूब घूस दी जा रही है भाजपा को इन कंपनियों के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और उसको पकड़ने का सारा रास्ता इन्होंने कानूनी तौर पर बंद कर दिया है। इस कानून को हम लोगों ने चुनौती दी है, जिसका केस नोटिस इसमें इशू हो चुका था, परसों आ रहा है। तो तीसरा हम लोगों ने ये बोला है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें देखिए बहुत लोगों को संदेह है कि भाई इससे बेईमानी करी जा सकती है, इसके जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैनिपुलेट कर लें। इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि इसके साथ जो ये पेपर ट्रेल होती है वीवीपैट मशीन, उसके पेपर बैलेट्स पूरे काउंट किए जाएं इसमें। और ये जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति है सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति एक मल्टी मेंबर सिलेक्शन कमेटी जो सरकार से स्वतंत्र हो उनके हाथ में होनी चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी के हाथ में होनी चाहिए। सरकार के हाथ में इलेक्शन कमीशन को चूज करने का, जिस तरह से सीएजी को भी चूज करने का अख्तियार पूरा सरकार के हाथ में है, वो भी एक मल्टी मेंबर इंडिपेंडेंट कमेटी के पास होना चाहिए। बाकी ये एंटी डेमोक्रेटिक कानून बहुत सारे बने हुए हैं, यूएपीए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, सेडिशन का कानून है, ये सब खत्म होने चाहिए। इसी तरह से राज्यों में बने हुए हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट खत्म होना चाहिए, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के हाथ से निकालकर एक स्वतंत्र बॉडी के हाथ में होना चाहिए। क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जैसे हम लोगों ने एक केस में सुप्रीम हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वे भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही विदेशी कंपनियों से चंदा लिया है इस कानून के खिलाफ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के कानून के खिलाफ, और इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार भाजपा की थी तो जाहिर है कि वो अपना प्रोसिक्यूशन तो करना नहीं चाहते थे, तो अपना नहीं करना चाहते थे तो कांग्रेस का भी नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस कानून का सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, एक स्वतंत्र संस्था के हाथ में होना चाहिए। ये तो खैर, और फिर पुलिस रिफॉर्म्स जो सुप्रीम कोर्ट ने बोले थे वो सब लागू होने चाहिए। मीडिया, देखिए मीडिया को सरकार अपने कब्जे में कैसे करती है। आज क्या हो रहा है, पहला तो वो इश्तिहार जो देते हैं, जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सरकार को सपोर्ट करता है उसको इश्तिहार देते हैं, पैसे करोड़ों रुपए दे देते हैं इश्तिहार के जरिए, जो नहीं सपोर्ट करता उसको नहीं देते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि इसके सरकार के इश्तिहार किसको दिए जाएं नहीं दिए जाएं, इसका रेगुलेशन भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी के पास होना चाहिए, पूरा सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए कि भाई वो सेलेक्टिवली
जिसको चाहे पैसा दे दें, जिसको चाहे ना दें। दूसरा, ये जो कंप्लेंट्स होती हैं मीडिया के खिलाफ, झूठी खबरें चलाते हैं, फेक न्यूज चलाते हैं, उसके लिए भी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो सरकार से स्वतंत्र हो, जहां लोग कंप्लेंट कर सकें। तीसरा, लाइसेंसिंग के लिए, जैसे कि अभी वो राघव बहल जिसने एक पोर्टल चलाया हुआ है, बहुत साल से लाइसेंस मांग रहा है, उसको लाइसेंसिंग नहीं दिया जा रहा। उसका लाइसेंस देने का अधिकार भी सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के हाथ में होना चाहिए। और फिर ये जो इंटरनेट शटडाउन वगैरह जो सरकार कर देती है, जब जहां चाहे इंटरनेट शटडाउन कर दिया, और ये जो कई सारे कानून बने हुए हैं क्रिमिनल डेफेमेशन के, ब्लास्फेमी के, जिसका दुरुपयोग किया जाता है मीडिया के खिलाफ भी, ये सब कानून खत्म होने चाहिए। कई सारी चीजें हम लोगों ने इसमें बोली हैं। अब मैं आ रहा हूं सबसे अहम बात। देखिए, एक कानून बना हुआ है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें कि गांव में हर फैमिली के एक जने को 100 दिन का रोजगार देना न्यूनतम मजदूरी पर सरकार की जिम्मेदारी है, और अगर वो ना दे पाए तो उसको कम से कम उतना भत्ता दिया जाए। हम लोग ये कह रहे हैं कि इस कानून को आप हर बालिग जने के लिए, हर नागरिक के लिए कर दीजिए, सिर्फ गांव में नहीं, सिर्फ एक जने के लिए नहीं, एक फैमिली में एक जने के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए आप ये कानून बना दीजिए कि कम से कम उसको 100 दिन का को बढ़ाकर 150 दिन कर दीजिए। यानी कि न्यूनतम मजदूरी पर कम से कम 150 दिन का रोजगार हर नागरिक को मिलने का एक गारंटी हो जाए। और साथ में जो वृद्ध लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, या जो असहाय लोग हैं जो काम नहीं कर सकते, उनको न्यूनतम पेंशन, जो न्यूनतम मजदूरी है उसके आधे रेट पर, मान लीजिए न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए रोज है या 6000 रुपए महीना है, तो कम से कम 3000 रुपए महीना पेंशन हर वृद्ध जने को और असहाय जने को दी जाए। और साथ में शिक्षा की का अधिकार अभी तो सिर्फ क्लास 1 से क्लास 8 तक है। हम लोग कह रहे हैं कि क्लास नर्सरी से लेके 12वीं क्लास तक शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, और सरकारी स्कूल अच्छे स्तर के होने चाहिए, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं उस स्तर के चाहिए, जहां पर हर बच्चे को, इस देश के हर बच्चे को ठीक ठाक अच्छी शिक्षा मिल सके, जहां पर पूरे टीचर्स हों, रेगुलर टीचर्स हों, जहां पर बिल्डिंग वगैरह भी पूरी हो, और साथ में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने के लिए हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहां पर डॉक्टर हो का इंतजाम सब जगह हो। और ये जो अब कह रहे हैं कि हमने कोई बीमा योजना बना दी है कि लोगों को हम इंश्योरेंस देंगे, ये सब बोगस है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इसको देख चुके हैं, हम लोगों ने भी इसको देखा, बिल्कुल बोगस है। सरकारी अस्पताल इतने होने चाहिए, सब जगह होने चाहिए। अब लोग ये पूछते हैं कि भाई वो कहाँ से आएगा, तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर आप 4 चीजें कर दें। एक, वेल्थ टैक्स इस देश में अभी कुछ भी नहीं है, करीब करीब सारे देशों में वेल्थ टैक्स है। यानी कि आज अंबानी की 5 लाख करोड़ की संपत्ति है, और अपनी जो उसकी जो संपत्ति है उस पर कोई टैक्स नहीं देता। करीब करीब विश्व के हर मुल्क में वेल्थ टैक्स है, हिंदुस्तान में नहीं है। तो 1 से 2% आप वेल्थ टैक्स लगा दीजिए। 10 करोड़ से ऊपर 1%, 100 करोड़ से ऊपर अगर आपकी संपत्ति है तो 2%। दूसरा, अंबानी या किसी धन्ना सेठ की जब मृत्यु होती है तो उसके बेटे को उसकी सारी संपत्ति चली जाती है, चाहे वो 5 लाख करोड़ की संपत्ति हो, वो बेटा इनहेरिट कर लेता है। अब उसने क्या किया उस संपत्ति को कमाने के लिए?
हर देश में उस पर टैक्स होता है, हिंदुस्तान में नहीं है। हम लोग कह रहे हैं उस पर 20% टैक्स लगा दीजिए, न्यूनतम 20% टैक्स लगा दीजिए। 5 लाख करोड़ अगर आप इनहेरिट कर रहे हैं तो उसमें से 1 लाख करोड़ तो सरकार को दीजिए, 4 लाख करोड़ आप रख लीजिए। तो उतना तो करना जरूरी है। तीसरा, 1% टर्नओवर टैक्स लगा दीजिए बिजनेसेस के ऊपर, सिर्फ 1%। और चौथा, ये जो कॉर्पोरेशंस को एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, जिसके चलते हुए रिलायंस ने आज तक कभी कॉर्पोरेट टैक्स दिया ही नहीं, ये आप सारे एग्जेम्पशंस विड्रॉ कर लीजिए तो कई लाख करोड़ रुपए हर साल आपको कॉर्पोरेट टैक्स में आने लगेंगे। तो इन 4 चीजों से इतने पैसे आपके पास आ जाएंगे कि आप ये सारी चीजें कर सकें। यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को आप सबके लिए लागू कर सकें, 150 दिन के लिए कर सकें, यूनिवर्सल पेंशन कर सकें मिनिमम वेजेस के आधे रेट पर, शिक्षा सुविधाएं सबको उपलब्ध करा सकें, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में हो जाएगा और हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा, जिसमें कम से कम, जो मैंने पहली बात बोली कि भाई किसी भी लोकतंत्र में स्वाभिमान से जीने, जिंदगी व्यतीत करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मौलिक अधिकार है, लेकिन आज तो नहीं मिल रहा है लोगों को। अगर ये सरकार ये सब चीजें कर दे तो मिलने लगेगा। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। बाकी किसान की जो हमारी नीतियां हैं उसमें भी बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। आज तो किसानी एक बिल्कुल घाटे का सौदा हो गई है। तो हम लोगों को पहली बात तो, खैर अगर ये बदलाव हो जाते हैं जो मैंने बोले तो किसानों की काफी समस्या उसी से हल हो जाएगी, क्योंकि हर नागरिक को, किसानों को भी कम से कम 150 दिन न्यूनतम मजदूरी पर काम मिलने लगेगा, या कम से कम उतने पैसे मिलने लगेंगे। लेकिन साथ में जो हमारी फसल होती है उसका पूरा दाम मिलना चाहिए। जो स्वामीनाथन कमेटी ने बोला था कि भाई जितना उसका खर्चा होता है उससे 50% बढ़ाकर आप दीजिए उसको, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी सिर्फ थोड़ी फसलों पर है, ज्यादा फसलों पर होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अहम बात यह है कि देखिए आज जो पूरा किसान का ढांचा जो सरकार ने बनाया, जो नीतियां चली हैं, वो एक केमिकल पेस्टिसाइड फार्मिंग की तरफ, कि हम केमिकल फर्टिलाइजर को प्रमोट करेंगे, उस पर खूब सब्सिडी देंगे। 1 लाख करोड़ की सब्सिडी केमिकल फर्टिलाइजर पर दी जाती है। हम लोग कहते हैं उसको हटा लीजिए, आप वो सब्सिडी जो है चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के लिए दे दीजिए, चाहे किसानों को डायरेक्टली दे दीजिए, लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइजर को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से पेस्टिसाइड वगैरह को प्रमोट करने की जरूरत नहीं है। हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना है और हमारी सारी नीतियां जैविक खेती की तरफ आधारित होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो हम लोग इरिगेशन के बड़े बड़े बांध बनाकर उससे सप्लाई करते हैं पानी, ये तो पूरे दुनिया को समझ में आ गया है कि ये गलत तरीका है इरिगेशन का, सिंचाई का। इससे कहीं बेहतर है जो कि रालेगान सिद्धि में अन्ना हजारे और उनके लोगों ने और जगह कई जगह लोगों ने किया है कि भाई आप छोटे छोटे उसी गांव में जो पानी बरसता है, एक गांव में जो पानी बरसता है उसको आप छोटे छोटे चेक डैम बनाकर वहीं संग्रह कर लीजिए उस पानी का, और वहीं पर तालाब वालाब बनाकर और उसी पानी को आप इरिगेशन के लिए यूज करिए। उसके लिए वो पैसा दिया जाना चाहिए। इतना पैसा आजकल बड़े बड़े बांधों में खर्च होता है, सब बर्बाद होता है। उससे लोग विस्थापित होते हैं, तरह तरह के पर्यावरण को समस्याएं होती हैं। और इसी तरह से पर्यावरण के बारे में भी हम लोगों को लगता है कि आज कोई सरकार तो पर्यावरण के बारे में चिंता करती ही नहीं है। जैसे इन्होंने बोल दिया योगी जी ने कि हम भाई 4 धाम को प्रमोट करेंगे, कि हम रिलीजियस टूरिज्म प्रमोट करना चाहते हैं, और उसके चलते हुए इन्होंने ये कर दिया कि 4 धाम की 900 किलोमीटर की सड़कों को हम 4 गुना चौड़ी करेंगे।
अब वहां सारे पहाड़ जो हैं बिल्कुल ध्वस्त हो रहे हैं, इसके चलते हुए गिरते जा रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है, पूरा सारी जो नदियां हैं उनमें मलबा भर जाता है और कोई उसका एनवायरमेंटल अप्रेजल कराया ही नहीं गया, क्योंकि इन्होंने कानून ये बना दिया कि 50 किलोमीटर से कम अगर सड़क चौड़ी करी जाएगी तो उसमें कोई पर्यावरण का वो अप्रेजल नहीं कराया जाएगा, कोई पर्यावरण की समिति के पास नहीं जाएगा। और इन्होंने 900 किलोमीटर को 30-30 किलोमीटर के 30 भाग में बांट दिया और कहते हैं कि जी अब पूरे 900 किलोमीटर के लिए कोई उसका एनवायरमेंटल अप्रेजल की जरूरत नहीं है। तो हम लोग कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि भाई पर्यावरण के लिए आप एक अथॉरिटी बनाइए जो कि सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र हो, जो कि कोई भी आप बड़ी योजना लाते हैं उसका पूरा एनवायरमेंटल की पर्यावरण के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसका पूरा अप्रेजल कर सके। इसी तरह से बहुत सारी नीतियां, एक केस अभी हमने किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी नोटिस इशू किया है, भाई सरकार की खुद की नीति थी, ये लोग लाए थे कि भाई हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे जो बैटरी पर चलती हैं, जिससे बैटरी आप चार्ज कर सकते हैं और उसमें ये पेट्रोल यूज नहीं होता, पेट्रोल डीजल यूज नहीं होता, वो पर्यावरण के लिए कहीं बेहतर है। लेकिन वो पॉलिसी तो ले आए लेकिन उस पॉलिसी को लागू नहीं किया। हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप अपनी पॉलिसी तो कम से कम लागू करिए। तो कई सारी चीजें इसमें हम लोगों ने उसके बारे में भी बताई। तो देखिए ये सब तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये इसके अलावा और कोई चीज की जरूरत नहीं है इस देश में या इस देश के लोकतंत्र या गणतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये तो बिल्कुल ऐसी न्यूनतम चीजें हैं, बदलाव हैं जो हमको कानूनों में, नीतियों में और संस्थानों में करने की जरूरत है, तब जाकर हमारा गणतंत्र बच पाएगा। बस थोड़ा सा मैं रफाल के बारे में बता दूं कि देखिए रफाल पर बहुत बहस हुई है हाल में। हुआ क्या, अभी आप समझ लीजिए। एक हिंदुस्तान में क्योंकि रक्षा सौदों में बहुत बेईमानी हुई थी, तो उस बेईमानी के चलते हुए सरकार ने बहुत डिटेल्ड रूल्स बनाए कि भाई जब भी कोई रक्षा सौदा होगा तो उसमें ये करना होगा। तो उन्होंने बोला पहले तो जैसे अगर आपको हवाई जहाज की बात है तो पहले तो एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो बताएगा कि आपको कैसे हवाई जहाज चाहिए और कितने चाहिए। फिर वो एक कैटेगराइजेशन कमेटी के सामने जाएगा मामला और वो ये तय करेंगे कि ये हवाई जहाज क्या हिंदुस्तान से लिए जा सकते हैं और नहीं लिए जा सकते तो बाहर से क्या लेने पड़ेंगे, और बाहर से लेने पड़ेंगे तो क्या इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे कि बाद में कम से कम हिंदुस्तान में बन सके। और फिर ये मामला एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएगा जो उसको अप्रूव करके उसके बाद फिर टेंडर इशू होता है। अब इस केस में ये सब किया गया कि एयरफोर्स ने बोला कि हमको इस तरह के हवाई जहाज 126 चाहिए कम से कम। कैटेगराइजेशन कमेटी ने बोला कि अच्छा ठीक है कि हिंदुस्तान से अभी नहीं खरीदे जा सकते, बाहर से लेने पड़ेंगे, लेकिन हम 126 में से सिर्फ 18 बाहर से लेंगे और बाकी जो कंपनी भी वो सप्लाई करेगी उससे हम ये बोलेंगे कि तुम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, हमारी जो कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वो फिर बाकी हवाई जहाज बनाएगी। और उसके आधार पर टेंडर इशू किए गए, 6 कंपनियों ने टेंडर भरे और उसमें सब ये सब चीजें लिखी थी कि आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। उसके बाद ट्रायल्स हुए, एयरफोर्स ने ट्रायल किए इन 6 कंपनी के हवाई जहाज के, 2 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर उनके टेंडर खोले गए, फाइनेंशियल बिड खोले गए और डेसॉल्ट कंपनी जो रफाल बनाती है उसको लोएस्ट टेंडरर माना गया। उसके बाद उनसे नेगोशिएशन शुरू हुए 2012 में और 2014 में सरकार बदल गई, तब तक नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ था प्राइस का। मोदी की सरकार आने के बाद और 10 महीने तक नेगोशिएशन चलते रहे। उनके साथ
डेसॉल्ट कंपनी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन कर लिया कि भाई 70% काम हवाई जहाज बनाने का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की कंपनी में होगा, 30% डेसॉल्ट फ्रांस की जो कंपनी है वहां होगा। 28 मार्च 2015 को डेसॉल्ट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहां पर एयरफोर्स के चीफ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के जो चीफ, ये सब मौजूद हैं और कहता है कि हमारा करीब करीब सौदा तय हो गया है, 95% हो गया है, बस अब दस्तखत होने बाकी है और हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ काम करने में बहुत खुश हैं। उसके बाद 8 अप्रैल 2015 को मोदी जी जाने वाले हैं फ्रांस और उनके फ्रांस जाने के पहले जो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है दिल्ली में और कहता है, उससे सवाल पूछा जाता है कि भाई क्या इस मोदी जी के दौरे में क्या इस पे हस्ताक्षर किए जाएंगे इस रफाल 126 हवाई जहाज के डील पर। वो कहता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन अब ये सब चीजों के बारे में डिटेल हमको नहीं पता, ये सब तो नेगोशिएशन की बात है। 2 दिन बाद 10 तारीख को मोदी जी जाकर बिल्कुल एक नई डील पर हस्ताक्षर कर देते हैं। 126 हवाई जहाज को तो किनारे लगा दिया जाता है। अब वो कहते हैं कि हम सिर्फ 36 खरीदेंगे और अब इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाए जाएंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कहीं नहीं होगा, लेकिन 50% इस डील का पैसा ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर कोई हिंदुस्तानी कंपनी को दिया जाएगा। और फिर ये बात निकल कर आती है कि उसी समय मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से भी और डेसॉल्ट कंपनी से भी बोल दिया कि भाई इसमें ऑफसेट पार्टनर तो अंबानी को ही रखना पड़ेगा, अगर तुमने अंबानी को नहीं रखा तो ये सौदा तुमको नहीं मिलेगा। साफ साफ बोल दिया उन्होंने। और इसीलिए जो फ्रांस का राष्ट्रपति है होलैंड, उसने ये बोला कि भाई इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। उससे जब पूछा गया कि भाई आपने ये ऐसी बोगस कंपनी जो अनिल अंबानी, जिसकी सारी कंपनी बैंकरप्सी में है, जिसको रक्षा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी उसने कुछ बनाया नहीं है रक्षा का, उसको आपने कैसे ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? उसने बोला हम क्या करते, मोदी जी ने बोला था कि भाई अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो अंबानी को ही ऑफसेट कॉन्ट्रैक्टर बनाना पड़ेगा। और 60,000 करोड़ का आपने 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। पिछला जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे आपने 40% दाम बढ़ा दिया। आपने आखिर में उसमें, मोदी जी ने बोला कि ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो फिर फ्रांस की सरकार को उसका गारंटी देना चाहिए। कानून में लिखा है कि गारंटी होनी चाहिए उनकी, लेकिन वो गारंटी भी उड़ा दी गई, बैंक गारंटी भी उड़ा दी गई। और सबसे अहम बात कि हर रक्षा सौदे में एक एंटी करप्शन क्लॉज होता है, जिसको कहते हैं कि इंटेग्रिटी पैक्ट, कि अगर उस कंपनी ने कोई बिचौलिया बीच में लाया, किसी को कमीशन दिया, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया जाएगा और सख्त पेनल्टी लगाई जाएगी। वो क्लॉज भी उड़ा दिया। आखिर में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रक्षा सौदे में से एंटी करप्शन क्लॉज उड़ा दिए गए। और जब हमने सुप्रीम कोर्ट में ये बोला, हमने तो सीबीआई को एक कंप्लेंट दी, मैंने, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने मिलकर, कि देखिए इसमें तो साफ है कि ये जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर अंबानी को जो पैसा दिलवाया जा रहा है, हजारों करोड़ रुपया, वो तो कहता है 30,000 करोड़ रुपया उसने दावा किया कि हमको 30,000 करोड़ इसमें ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये 30,000 करोड़ का कुछ काम तो कर नहीं सकता, ये इसके लिए कमीशन है। और ये कमीशन इसको मोदी जी ने खुद दिलवाया है
आप इसकी तहकीकात करके इनका प्रोसिक्यूशन करिए। अब उस कंप्लेंट पर सीबीआई बैठी हुई थी, तब फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में कुछ और पिटिशन फाइल हुई, 2 तो बिल्कुल बोगस पिटिशन फाइल हुई, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई हम देखना चाहते हैं, ये पिटिशन तो बोगस है लेकिन हम खुद देखना चाहते हैं कि इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो किया गया। तब हम लोगों ने अपनी पिटिशन भी फाइल करी। हमने बोला कि भाई सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करवाइए, सीबीआई इस पर कर ही रही है, कानून ये कहता है कि ऐसे कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला कि तुम हमको बंद लिफाफे में ये दे दो, तो सरकार ने 2 बंद लिफाफे में कुछ दिया सुप्रीम कोर्ट को। उसमें से कुछ चीजें उन्होंने बोल दिया कि अच्छा पिटिशनर्स इनको भी बता दो, तो हमको भी कुछ चीजें उन्होंने एक नोट दिया जिसमें किसी के दस्तखत नहीं, कोई हलफनामा नहीं, कुछ नहीं, कुछ चीजें हमको बता दी कि भाई क्या प्रोसीजर फॉलो किया। हम लोगों ने बताया कि भाई जो सरकार कह रही है बिल्कुल झूठा है, गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो सब अनदेखा करके और सरकार के ही जो उन्होंने बंद लिफाफे में नोट दिया था उसके आधार पर बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो सब ठीक है, और डिसमिस कर दिया। उसके बाद नए नए एक के बाद एक खुलासे आते गए जो ये दिखाते गए कि सरकार ने जो कुछ बोला था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो कुछ लिखा है सब गलत है, सब एक चीज गलत, सब झूठ बोल दिया। तो हमने पिटिशन फाइल करी, रिव्यू की कि, और दूसरी ये कि भाई सरकार को झूठ आप पता लगाइए कि किस अफसर ने ये नोट बनाकर आपको दिया बंद लिफाफे में, और उसको आइडेंटिफाई करके उसका प्रोसिक्यूशन करिए। और ये दस्तावेज हिंदू के अखबार में, कैरावान मैगजीन में, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में छपे, जिसके आधार पर हमने ये पिटिशन फाइल करी, रिव्यू पिटिशन भी और परजुरी की भी। और उस पर अटॉर्नी जनरल 4 दिन पहले कहते हैं, 3 दिन पहले, कि ये तो डॉक्यूमेंट चुरा लिए और चुराए हुए रक्षा मंत्रालय से चुराए गए। कल उन्होंने बोला है कि नहीं, चुराने का मेरा मतलब ये नहीं था कि चुरा लिए गए, मेरा मतलब ये था कि किसी ने फोटोकॉपी करके दे दिए इनको। और इसको सुप्रीम कोर्ट देखे ही ना, और क्यों ना देखे, क्योंकि इसमें तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। अरे उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मामला है? वो 3 अफसर लिख रहे हैं कि भाई आपने ये सब कर दिया, एंटी करप्शन क्लॉज हटा दिए, आपने दाम बढ़ा दिए, बिल्कुल अवैध तरीके से दाम बढ़ा दिए, आपने सारे ये गारंटी वारंटी हटा दी, आप ये तो हवाई जहाज भी और देर में आएंगे। अभी तो मोदी जी कहते हैं कि नहीं नहीं देखिए, अगर हमारे पास रफेल हवाई जहाज होते तो हम तो ये जो पाकिस्तान से मुठभेड़ हुई इसमें हम हावी हो जाते, अभी तो पाकिस्तान हावी हो गया। अब उसी दस्तावेज में लिखा है कि अगर आप पुरानी वाली डील पर दस्तखत कर देते 126 वाली, तो ये हवाई जहाज पहले आ जाते। आपने नया सौदा अंबानी को कमीशन देने के लिए किया। उन्होंने जब बोला कि भाई हम अंबानी को कैसे कमीशन दें, हमारा तो मार्जिन इसमें थोड़ा सा है, तो मोदी जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम दाम बढ़ा देंगे, तो उन्होंने दाम बढ़ा दिए। फिर उन्होंने बोला क्योंकि हमारे कानून में लिखा हुआ है कि इंटीग्रिटी पैक्ट भी दस्तखत करना होगा, तो फ्रांस की कंपनी ने बोला कि भाई आप एक तरफ कह रहे हैं कि अंबानी को कमीशन दे दो, और फिर हमसे ये दस्तखत करवा रहे हैं कि अगर कोई बिचौलिया और कमीशन एजेंट हमने एम्प्लॉय किया तो आप हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देंगे। भाई आपकी सरकार तो रहेगी नहीं, अगले चुनाव के बाद दूसरी सरकार आएगी, वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देगी, हमारे ऊपर पेनल्टी लगा देगी। तो उन्होंने बोला कि इसको भी हम हटा देते हैं। सब कुछ हटा दिया, बैंक गारंटी हटा दी, एस्क्रो अकाउंट हटा दिया, और कहते हैं कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट अगर इसको देखेगा तब तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ जाएगी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मामला है? ये तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। सबको पता है, पहले सरकार ने पार्लियामेंट में झूठ बोलकर एक झूठा आंसर दिया कि इस हवाई जहाज का दाम जो है
700 करोड़ है, जबकि बाद में निकला कि 1600 करोड़ है। कहते हैं कि नहीं नहीं हम दाम नहीं बता सकते। अरे भाई दाम बताने में क्या, कैसे सुरक्षा आपकी वो खराब हो जाएगी? खुद ही आप दाम बताते रहे हैं पहले, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं। तो इसलिए ये बिल्कुल जाहिर है, साफ है कि सरकार हर चीज को दबाना चाहती है, कुछ सार्वजनिक नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि ये कोर्ट में मामला नहीं डिस्कस होना चाहिए, तो ये तो पार्लियामेंट का मामला है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में डिस्कस होने का मामला है। और जब पार्लियामेंट में वो लोग कहते हैं कि जेपीसी बना दो, तो वहां कहते हैं कि नहीं जी हम जेपीसी नहीं बना सकते क्योंकि कोर्ट में मामला है। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें बेईमानी हुई है, कोई डाउट नहीं है। अगर बेईमानी नहीं हुई होती तो इतना जद्दोजहद ना हो रहा होता चीजों को छुपाने के लिए। यही सब मैं आपको बताना चाहता था। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग सब इस दस्तावेज को जगह जगह ले जाएंगे। इसका हिंदी वर्जन भी आ रहा है, आ गया होगा शायद हमारी वेबसाइट पर। आप लोग वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये पूरे देश में पहुंचना चाहिए। और ये सारी ये जो कम से कम जितनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इसी के आधार पर बनना चाहिए, जिससे कि इस देश के गणतंत्र को बचाया जा सके। अगर इसका आधा भी कर दिया, किसी भी सरकार ने इसका आधा भी अगर लागू कर दिया, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि उस सरकार को कम से कम अगले चुनाव में जीतने के लिए कोई रोक नहीं सकता।